नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो अपन की जो KVS लाइब्रेरियन की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें अपन आपको पता है कि टॉप 50 क्वेश्चन करते हैं। तो आज अपन टॉप 50 क्वेश्चन है वो आपके मैनेजमेंट से होंगे। तो राकेश बलोदा झुंझुनू यूट्यूब चैनल पे आपकी कंटिन्यू क्लासें हो रही हैं। आप इसको KVS, DSSB, NTA, बिहार और किसी भी प्रकार की एग्जाम यानी कि किसी भी प्रकार की आपकी एग्जाम है तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे मेन बात तो ये आपको पहले बता देते हैं कि जो आपका आज का वीडियो होगा वो बिल्कुल आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन होंगे और नॉर्मल से लेकर जो आपके हाई लेवल तक जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आपके लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। आपको सभी को कमेंट में साथ साथ इनके रिप्लाई करना है। इसके साथ अपन बात कर लेते हैं कि आपको जो हमारी टीम PDF प्रोवाइड कराती है लगभग 5500 क्वेश्चन की, तो वो 5500 क्वेश्चन की जो PDF है वो आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। जितना भी आपको पता है कि अभी एग्जाम का समय बहुत कम बचा है, लगभग आपके पास लगभग आप मान के चलते हो तो आपके पास 25 दिन का समय है। तो 25 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी जो क्वेश्चनों को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। हम वीडियो में भी अपन को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवाएंगे, ना कि इनके बारे में अलग मटेरियल बताएं। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये PDF है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो वहाँ से इसको आप प्रिंट करवा के आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिख लिख के आप A4 साइज पेज में याद कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं साथ साथ कमेंट करते रहना, साथ साथ इसको लाइक करते रहना और जितने भी आपके साथ जुड़े हैं उनको साथ शेयर कर देना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज टॉप 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे और जितने भी स्टूडेंट यदि हमारी PDF लेना चाहते हैं लगभग 5500 क्वेश्चन वाली, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों है। तो चलो अपन बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको डीप में भी लेके चलेंगे क्योंकि आपको जो मटेरियल है वो डीप में बताने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपने नॉर्मल लेवल से डीप लेवल की ओर जाएंगे। तो पहला अपना क्वेश्चन है कि PPBS का संबंध किससे है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो PPBS है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपका किससे है? बजटिंग से। किससे संबंध आपका? इसका संबंध है आपका बजट से। अब बजट से कैसे संबंध है, थोड़ा सा देखो ध्यान रखो, ऐसे रटने से नहीं होगा क्योंकि ये क्या है कि बजट निर्माण की विधि है। ये आपकी क्या है कि बजट निर्माण की क्या है? विधि है। ये आपकी एक बजट निर्माण की विधि है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो इसका ध्यान रखना, प्लानिंग प्रोग्रामिंग यानी कि PPBS यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया और कब किया गया? तो इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो वो आपके किया गया था USDOD। इसको ध्यान रख लेना, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इसका प्रयोग किया गया था। इस बजट की विधि का कब किया गया? तो वो आपका किया गया था लगभग सन 1961 के आसपास। कब? सन 1961 में किया गया था। यानी कि जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, यानी कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वहाँ पे इस जो बजट निर्माण की विधि है PPBS यानी कि जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम का आपका प्रयोग किया गया था। जैसे रेड कॉरपोरेशन US से लिखा था कई जगह, तो उसको ध्यान रखना, रेड कॉरपोरेशन यानी कि रेड कॉरपोरेशन USA में इसका प्रयोग आपका किया गया था। तो इसको नाम को ध्यान रख लेना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इसका प्रयोग किया गया था सन 1961 में। ये क्या है कि आपकी बजट से जुड़ी हुई एक विधि है। इस प्रकार से एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अपन अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। जितने भी जुड़े हुए हैं कमेंट करते रहना, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंग्लिश में है आप इंग्लिश में भी साथ साथ देखते रहें। अगला अपना क्वेश्चन है, एक बहुत लेवल का क्वेश्चन है कि किसने पुस्तकालय प्रबंध के संबंध में प्रबंधन के सिद्धांतों को वर्गीकृत किया था। तो पुस्तकालय प्रबंधन के संबंध में जो प्रबंधन के सिद्धांतों को वर्गीकृत किया था वो E.G. इवान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? E.G. इवान के द्वारा किया गया था। आगे आपको नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख लें, आगे थोड़ा लेवल है वो नेट लेवल का हो जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि किसने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों की पहचान की है। तो जो कौन सा व्यक्ति है तो जिसके द्वारा प्रबंधन के 14 सिद्धांत यानी कि सन 1916 में, कब? सन 1916 में प्रबंधन के 14 सिद्धांतों की पहचान किसने की है? तो वो कौन हो जाएंगे? आपके हेनरी फ्योल। कौन हो जाएंगे? हेनरी फ्योल हो जाएंगे। इन 14 सिद्धांतों को आपको ध्यान रखना है, जिसका एक वीडियो में मैंने पूरा जिक्र किया है। तो उसका वीडियो का लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले जो हमारी टोटल क्लास हो चुकी है 18, उसके बाद अपन ने जो नया पार्ट स्टार्ट किया उसकी 6 क्लासें हो चुकी हैं। आज उसका 7वां पार्ट है टोटल, जो अपने 5000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें। तो उसको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों को अपन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो मेन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है? थोड़ा सा नॉर्मल इसको लेवल में कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि अधिकारियों का जो प्रतिनियोजन
में कौन कौन से घटक होते हैं, तो ये नहीं है, इनमें आएगा में, यानी कि में कौन से यानी कि अधिकारियों का जो प्रतिनियोजन होता है उसमें कौन कौन से घटक होते हैं आपके। सत्ता, बिल्कुल अधिकारियों में जो प्रतिनियोजन होता है उसमें सत्ता घटक होता है, उत्तरदायित्व होता है और जवाबदेही होता है, लेकिन नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व किस में होता है, राजनीति में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकारियों का जो प्रतिवेदन होता है, प्रतिनियोजन होता है, उसमें सत्ता होती है, उत्तरदायित्व होता है और जवाबदेही होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ये 1, 3 और 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको केवीएस में कुछ देखने को मिलेंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं। अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बजट से संबंधित आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। थोड़ा मैं बजट से संबंधित इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ताकि बजट से हमेशा देख लेना, बजट से हमेशा 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि पिछले वर्ष के बजट को पर यानी कि विचार किए बिना बनाए गए पुस्तकालय बजट को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि पिछले बजट पर जब कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो उस प्रकार का बजट कहलाता है आपका कौन सा, शून्य आधारित बजट। कौन सा कहलाता है, शून्य आधारित बजट कहलाता है। अब शून्य आधारित बजट के बारे में अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि शून्य आधारित बजट के बारे में हमेशा एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। इसको कई जगह तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जेड और बी, यानी कि जेड बी शून्य आधारित बजट, यानी कि जीरो बेस बजट। अब इसके बाद कर लेते हैं कि इस बजट का सर्वप्रथम जो प्रयोग है या ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो सब सर्वप्रथम प्रस्तुत है ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका पीटर फायर के द्वारा। किसके द्वारा, पीटर फायर के द्वारा। पीटर फायर के द्वारा ये कब प्रस्तुत किया गया, तो वो किया गया था सन 1970 में। कब किया गया, सन 1970 में। तो इस विधि में आपको पता है कि इसमें भूतकाल की जो यानी कि भूतकाल में जो विधि पर जोर नहीं दिया जाता है। जो भूतकाल में जो हुआ है उस पर आपको है कि भूतकाल की जो विधि है उस पर जोर नहीं दिया जाता है, और इसमें नए विचार के आधार पर और बिना पिछले बजट पे विचार किए हुए बजट का निर्माण किया जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट। पीटर फायर सन 1970 में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है। अब अपन थोड़ी बजट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्या पता आप बजट के बारे में आप जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि जो बजट शब्द है, जो ये बजट शब्द है, ये बजट शब्द आपका फ्रेंच भाषा के बुट्टज शब्द से बना। किससे बना है, बुट्टज शब्द से बना है। इसको ध्यान रखना, ये एक ही शब्द आपका है कि फ्रेंच भाषा से है, और तो क्या है कि आपकी लैटिन भाषा से ऐसे मिलेंगे आपको, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि बजट जो शब्द है वो आपका फ्रेंच भाषा के बुट्टज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। और आज जैसे राजस्थान का बजट पेश होने वाला आपको पता है, तो इसमें क्या होता है कि जो चमड़े का थैला होता है, बुट्टज शब्द का शाब्दिक अर्थ। अब कई बार बोलते हैं कि सर बजट क्या होता है, तो बजट आपको पता है कि जो आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि आगामी वर्ष और आगामी वर्षों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो राजस्थान लाइब्रेरी 2018 का ये क्वेश्चन था कि बजट है वो किसके लिए तैयार किया जाता है। एक ऑप्शन में था आगामी वर्ष और एक में आगामी वर्षों। तो आगामी वर्षों के लिए नहीं तैयार किया जाता, आगामी वर्ष 1 साल के लिए जो आपका बजट है वो तैयार किया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में सीधा पूछा गया था, उसको ध्यान रख लेना कि फोरकास्टिंग, यानी कि फोरकास्टिंग सिस्टम का संबंध है। फोरकास्टिंग सिस्टम का संबंध है, तो वो किससे संबंध, आपका बजट से संबंध का रखता है। तो इसमें ध्यान रखना कि फोरकास्टिंग संबंध का जो संबंध है वो किससे, आपका बजट से है। इसके बाद एक पुस्तक ध्यान में रखनी है यहाँ पे 1733 में। कब, 1733 में एक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा, तो वो लिखी गई थी सर रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, सर रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द बजट ओपन। ये पुस्तक एग्जाम में एक बार पूछी गई, तो इसको ध्यान रख लेना। द बजट ओपन पुस्तक कब लिखी गई, 1733 में। किसके द्वारा, सर रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा लिखी गई थी। बजट आपको पता है क्या होता है कि आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना। क्या होता है, आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना। क्या आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना क्या होता है, आपका बजट कहलाता है। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। देखो मैं ज़्यादा बातें तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा याद होती है। हमेशा देखना कि जब अपन किताब पढ़ते हैं तो अपने थोड़ा सा कम याद होता है, अपन वीडियो देखते हैं तो अपन ज़्यादा याद होता है। तो ध्यान रखना कि बजट की ये सारी जो विधियाँ हैं आपने देख रहे होंगी, लाइन बेस्ड कौन सी होती है, लाइन आइटम आधारित बजट। ये लाइन आइटम नहीं होता, लाइन बाई टू लाइन बजट होता है। सबसे पहले तो मैं बजट की आपको 5-6 विधियाँ बता देता हूँ, जिसमें आपको कहे कि आपके जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बजट तो आपको ध्यान रखना कि मद आधारित बजट, यानी कि मद आधारित। अब मद आधारित बजट को 4 नामों से और जानते हैं। अब आप बोलोगे सर इतने नाम कैसे याद होंगे, देखो करने तो पड़ेंगे। मद आधारित बजट, इसको बोलते हैं बढ़ोतरी बजट, यानी कि अब इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ऐतिहासिक बजट, और इसको बोलते हैं क्या, लाइन बाय लाइन बजट।
यानी कि लाइन बाय लाइन यानी कि रैखिक बजट या अपन रैखिक को अपन बोल सकते हैं कि लाइन टू लाइन बजट यानी कि लाइन बाय लाइन बजट। तो इसको ध्यान रख लेना कि लाइन बाय लाइन बजट भी किसको बोलते हैं, वो अभी आपके मद आधारित बजट को बोलते हैं। इस बजट में आपकी जो प्राचीन विधि है उस जिसके आधार पर जो बजट पहले निर्माण किया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए जो आगे का बजट का निर्माण किया जाता है वो कौन सा होता है, मद आधारित ऐतिहासिक बजट, रेखीय बजट, बढ़ोतरी बजट और लाइन बाय लाइन बजट कहलाता है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि एक दो बजटों की अपन बहुत और बात करेंगे, क्योंकि कई बार आप पूछ लेते हैं कि यानी परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस यानी कि अपन बात कर लेते हैं कि इसको बोलते हैं जैसे फॉर्मूला बजट या परिसूत्र बजट। इसको ध्यान रखना, फॉर्मूला या परिसूत्र बजट कहते हैं जिसमें एक परिसूत्र का निर्माण करके क्या किया जाता है, आपका बजट का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि एक निष्पादन बजट भी होता है, एक कार्यक्रम आधारित बजट प्रणाली भी होती है। क्या होती है, कार्यक्रम पर आधारित जो बजट प्रणाली है इसमें जो सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो कार्यक्रम, घटना, सम्मेलन आदि पे किया जाता है। नियोजन पीपीबीएस मैंने बता दिया, जीरो बेस बजट मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से इन 3-4 बजटों की जो विधि है इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि शून्य आधारित बजट प्रणाली निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो आपको मैंने बता दिया किसके द्वारा, पीटर फायर के द्वारा। कब, सन 1970 में। कब, सन 1970 में। बजट के बारे में लाड लो, एक क्वेश्चन 100% आता है, कई बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको थोड़ा कि ध्यान में रखना है। अगले अपन क्वेश्चन में बात कर लेते हैं अगला कि निम्नलिखित में से स्पेन ऑफ कंट्रोल कौन करता है। तो जो ये क्या है, एक प्रबंधन का सिद्धांत है। क्या है, एक प्रबंधन का सिद्धांत है और किससे संबंधित आपका ये, तो ये आपका किससे संबंधित है, ये अधीनस्थ जो कर्मचारियों की संख्या को इसमें क्या किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पैम ऑफ कंट्रोल, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, तो सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला आपका देखो बजट में जो मैनेजमेंट में आपको मैंने बताया कि टॉप क्वेश्चन आपके शामिल किए गए कि किस समिति, किस आयोग बोल देंगे, समिति बोल देंगे, की बात है कि सिफारिश पर विश्वविद्यालय के बजट का 6.5% पुस्तकालय बजट को आवंटित किया जाए। यानी कि किस समिति की सिफारिश की गई कि विश्वविद्यालय के बजट का 6.5% है वो किस पे जो आवंटित किया जाए, पुस्तकालय बजट को आवंटित किया जाए, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी राधाकृष्ण समिति। फिर को काट देना, इसको फिर क्या है यहाँ पे गलत है, तो इस फिर को काट देना, राधाकृष्ण समिति या राधाकृष्ण आयोग। ये आयोग कब बना था, तो ये कब बना, सन 1948 में। कब बना, सन 1948 में बना था, जिसने क्या कहा कि पुस्तकालय के लिए 6.5% कुल बजट में से निर्धारित होना चाहिए। या जो कोठारी है या रंगनाथन जो कोठारी आयोग है, तो कोठारी आयोग ने कहा था कि 6 से 10% बजट है वो क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। यानी कि विश्वविद्यालयों के बजट के लिए, आपका पुस्तकालय बजट के लिए निर्धारित होना चाहिए, किससे, 6 से 10। इस 6 से 10 को ध्यान रख लेना, 6 से 10 आए तो कोठारी और 6.5 आए तो राधाकृष्ण समिति या आयोग, सन 1948। और कोठारी वाला ध्यान रख लेना, सन 1964। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग आपको वो ध्यान रखना है कि अगला क्या है कि हजबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है निम्न में से किससे संबंधित है। ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो जो हजबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है वो किससे संबंधित है, कर्मचारी भर्ती से, निर्णयन कार्य से बिल्कुल नहीं है, निर्णयन कार्य से भी नहीं है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि नेतृत्व से, इससे भी नहीं है। अभिप्रेरणा से संबंधित यानी कि मोटिवेशनल से संबंधित आपकी है हजबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है वह है। तो इसमें ध्यान रखना कि 2 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, एफ हजबर्ग के द्वारा, और ये किससे संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित है। आज आपके बिल्कुल जो सारे सिद्धांत हैं मैनेजमेंट के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मानव विकास प्रबंधन, इसको वही काट लेना, विकास को काट लेना, यानी कि HRM ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट होता है, ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो जो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट है वो किससे संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी से भी नहीं होता ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। और अगला क्या है कि जो मैन पावर प्लानिंग, बिल्कुल जो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट है वो आपका मैन पावर प्लानिंग से संबंधित होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैन पावर प्लानिंग हो जाएगा। इसमें थोड़े से क्वेश्चनों में क्या है कि काटापीटी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिस्टम स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट से बना नहीं है, इससे संबंध आएगा, से संबंध है। तो या जो सिस्टम और स्कूल मैनेजमेंट से संबंध कौन रखता है, तो आपके कौन रखते हैं, आपके कौन हो जाएंगे, F.W. टेलर। कौन हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा F.W. टेलर, वो आपके जो सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित हैं। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन वही आ गया, शायद पीटर फायर ने किस पद्धति को विकसित किया था। सॉरी दोस्तों, तो पीटर फायर है, उनके द्वारा जो बजट की पद्धति है मैंने आपको बताई थी, कौन सी हो जाएगी, जीरो बेस बजट, सन 1970।
अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इसको। जो सन है वो मैंने लगवाई है आगे, सन को क्या है कि मैंने लगवाया है बोल के कि निम्नलिखित में से प्रबंधन विकास को कालानुक्रम के अनुसार क्या करना, आपको व्यवस्थित करना है। तो अभी तो आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे पहले जो 1880 में वो प्रिंसटाइन है या जो इससे संबंधित है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि जो कौन सा हो जाएगा आपका लगभग सेकंड वाला जो साइंटिफिक पीरियड है वो आपका 1880 से 1927 के मध्य था, ये डेट मैंने लगवाई है। आगे आपका हो जाएगा कौन सा ह्यूमन रिलेशन, तो 1927 से 50। इसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा सिस्ट्रेसिस है जो पीरियड है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, 1950 से लेकर 2007 तक। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो प्रबंधन विकास है इनका कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है नेट में, वैसे नॉर्मल एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि 3 कार्ड प्रणाली का डिजाइन किया गया था। तो आगे ऑप्शन क्या दिए गए हैं उसके अनुसार ही बात करेंगे कि 3 कार्ड प्रणाली पर डिजाइन किया गया था। तो 3 कार्ड प्रणाली है वो आपका लगभग किसके द्वारा डिजाइन की गई थी, तो वो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, किसके द्वारा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। तो कब डिजाइन की गई, सन 1930 में। ये किससे संबंधित है, तो आपकी जो पीरियडिकल्स होती हैं उनकी आवाप्ति और उनके प्रकाशन पे क्या करती है, ये नियंत्रण करती है। और इसमें 3 कार्ड होते हैं, 3 कार्ड कौन कौन से होते हैं ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि 3 कार्ड प्रणाली जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा बनाई गई थी उसमें निम्न में से कौन सा एक कार्ड नहीं होता है, निम्न में से कौन सा कार्ड नहीं होता। 3 कार्ड तो वो जिनके नाम दे रखे थे वो थे, और चौथा कार्ड एक और अन्य था, तो उस पर आपको क्या करना था, ठीक ये कार्ड इसमें नहीं होता है। तो आप कमेंट करोगे कौन कौन से कार्ड होते हैं, मैंने वीडियो में बार बार बताया आपको कि ये कार्ड होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है, अगला अपन क्वेश्चन है जिसको लेके चलते हैं कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से संबंधित है, नियोजन से संबंधित अभिप्रेरणा। बिल्कुल सही है, जो आपकी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है जो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दी गई थी, ये प्रबंधन का जो मुख्य सिद्धांत है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो डगलस मैकग्रेगर। क्या नाम हो जाएगा, डगलस, इसको लिख लेना भाई, डगलस मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा जो आपका ये सिद्धांत है जो प्रबंधन का ये दिया गया था, ये किससे संबंधित, आपका मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा से संबंधित माना जाता है। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। क्वेश्चन तो आएंगे 100%, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रबंधन के सिद्धांतों में से, और ये नाम आपको रटने पड़ेंगे। ना तो मैं आपको याद करवा सकता और ना कोई और बंदा आपको याद करवा सकता, इनको रटना ही पड़ेगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाम आते ही आप सीधा चेपोगे कौन, डेमिंग एंड जुरान, यानी कि डेमिंग एंड जुरान के द्वारा जो ये प्रबंधन का ये सिद्धांत दिया गया था, कब, सन 1985 में। कब दिया गया, सन 1985 में आपका दिया गया था, लगभग इसको 85 कर लेना, 1985 राइट हो जाएगा। डेमिंग एंड जोनान के द्वारा ये जो दिया गया था, यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता सिद्धांत, इसको कई बार हिंदी में भी बोल देते हैं संपूर्ण गुणवत्ता। अरे मैं बार बार कहता हूं कि पेपर देने जाओ तो ध्यान रखना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना है। अब आपको ये लिखा जाए TQM की जगह कि संपूर्ण गुणवत्ता सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, इंग्लिश में आ जाएगी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो आप वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। और ये सिद्धांत आपका कहाँ पे दिया गया था, जापान में। कहाँ पे दिया गया था, जापान में दिया गया था, डेमिंग एंड जुरान के द्वारा, जो नेवल एयर कमांड यानी कि US से नेवी में दिया गया था। वैसे तो किस में दिया गया था, US से नेवी में, लेकिन इसको ध्यान रखना कब दिया गया, सन 1985 में। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये किससे संबंधित होता है, तो ये आपका क्या है कि ग्राहक पर जोर देता है। क्या देता है, ग्राहक पर जोर देता है, आपका ग्राहक से संबंधित होता है। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि जो सेल्फ सूची होती है वो किसको सुगम बनाती है। तो सेल्फ सूची आपको किससे सुगम बनाती है, तो वो बनाती है आपका स्टॉक वेरिफिकेशन। इसको ध्यान रखना, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा कि स्टॉक वेरिफिकेशन है ये किसका कार्य है, तो ये एक अनुरक्षण विभाग का कार्य है। अनुरक्षण अनुभाग का कार्य होता है पुस्तकालय में। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि जो कई बार अलमारी सूची का भी पूछ लेता है, ऐसे पूछा है, ऐसे का ऐसा ही सेम आ जाता है। यहाँ पे सेल्फ सूची की जगह अलमारी सूची का नाम आ जाता है कि अलमारी सूची का संबंध किससे, तो वो भी आपका किससे होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन से संबंधित होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मैंने कई बार मेरे सामने भी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम भी पढ़ते रहते हैं, हमेशा नए क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर किसी भी पुस्तकालय में चोरी का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे। ऐसे कैसे क्वेश्चन दे देते हैं कई बार ऑप्शन कि सर चोरी का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ताकि पता लगे कि अपने पास कितनी पुस्तकें हैं और कितनी पुस्तकें चोरी हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ, बच्चे ने बोला कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चोरी की गई पुस्तकों का पता लगाने के लिए पुस्तकालय में क्या किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। ध्यान रख लियो रे सारा।
अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी लेवल का है कि एक कर्मचारी का जो आवधिक मूल्यांकन है के माध्यम से किया जाता है, जॉब रोटेशन, परफॉर्मेंस अप्रोजल या रेफरेंस कोर्स या वर्क गाइड। तो इसका बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा? आप तो कौन सा करोगे मुझे पता है, कौन सा करोगे आप करते हो सर वर्क गाइड, या उसमें देखेंगे सर वर्क गाइड में उसका कार्य क्या रहा है, लेकिन उसका हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रोजल के आधार पर जो कोई भी कर्मचारी होता है उसका आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। तो उसमें ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, इसमें ध्यान रखना है। अगला जो मैंने आपको बता दिया था कि टॉयल क्वालिटी, इसको टॉयल लिख रखा है लेकिन ये क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो डेमिंग एंड जुरान। इसको ध्यान रख लेना क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें डमिंग ही दे रखा है, तो ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है जो कि अलग जगह से उठाया गया है। इनकी डब्ल्यू एडवर्ड डमिंग्स के द्वारा ये दिया गया था, तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपके सामने घूम के आएंगे लेकिन आपको वहीं पे एग्जाम में थोड़ा सा लगेगा अपन ने पढ़ा नहीं, और हम जब आपको पेपर सोल्व करवाएंगे वो तो ये बताएंगे कि ये इस वीडियो में करवाया गया है, ये उस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया गया है। क्योंकि जो पीडीएफ है हमारी उसमें आपको लगभग आपको पता है कि 2700 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब यही क्वेश्चन बोल रहा है। जो ये क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि टोटल यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके द्वारा खोजा गया। अब आप बोलोगे सर डमिंग एंड जुरान पढ़ा, हमने तो यही पढ़ा था, आपने यही पढ़ाया, एक व्यक्ति का नाम भी तो दे सकता है, दोनों का जरूरी है क्या है? एक व्यक्ति का दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे थोड़ा इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, ऐसे ऐसे हमें सोल्व करने चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बच्चों को जैसे पेपर मैंने प्रोवाइड कराया, सर बोलते हैं कि सर कई पेपर बोलते हैं कि सर इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कि ऐसे ऐसे लेवल के आते हैं कि आप पता नहीं लगा पाओगे। क्योंकि लगभग जो हमारी टीम है वो आपको लगभग 2700 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराती है, जिनमें लगभग आपके 25 पेपर हैं। कहाँ से कहाँ तक के हैं? 2013 से लेकर 2022 तक के, जो लास्ट में कौन सी एग्जाम हुई है एनवीएस और राजस्थान लाइब्रेरियन, उनके भी हैं, उनके भी आपके पेपर हैं। इसके अलावा लगभग आपको 3000 से लेकर 3200 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराती है। जो लेवल आपको पता ही होगा कि जो आपके सामने लेवल है उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल कचरा नहीं है, बिल्कुल जो लेवल के क्वेश्चन है, जो लेवल एग्जाम में रहने वाला आपका उस लेवल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएगी। मात्र 199 रुपये उनका पेमेंट रहता है। पेमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिन बच्चों ने लगभग 5000 बच्चों ने लगभग है 5 या 5.5 के आसपास है, तो जिन बच्चों ने पीडीएफ ले ली है वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लगभग दिन में 200 या 300 क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर लगाएं। आप रिवीजन लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पढ़ोगे क्वेश्चन को करोगे, आगे आपको ध्यान नहीं रखना है, आगे पढ़ोगे करोगे। क्योंकि यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग यदि 50 या 60 क्वेश्चन भी आपके पुटअप हो जाते हैं तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन आप जो अलग से पढ़ा है उससे कराओगे, तो लगभग 100 में से आप 80-85 क्वेश्चन यदि लाइब्रेरी साइंस में निकाल लेते हो तो अरे ऊपर लाड़ा 30% या 40% क्वेश्चन तो अपने तुक्का भी लगा के आओगे। रीजनिंग में क्या है कि नॉर्मल बच्चा भी 20 में से लगभग 18-15 क्वेश्चन कर देगा। मैथ तो है ही नहीं वैसे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश है उनको भी कर दोगे। कंप्यूटर भी हमारी टीम है वो आपको प्रोवाइड कराती है लगभग 10 क्वेश्चनों का मटेरियल। तो आप इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अभी कोई ऐसे नहीं है कि कई हार नहीं माने कि सर मेरा अभी जैसे टाइम चला गया है, मेरे पास अभी 25 दिन है, 25 दिन में ऐसा कुछ पासा पड़ सकता है कि सारा मामला सेट हो जाएगा, और इस मामला सेट करने के लिए अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वही जो आपने यदि टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी मिले पढ़ के चले जाना। लगभग 50% क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ी बहुत घुमा के आ सकती है, लेकिन यहीं से पुटअप होंगे। तो आगे अपन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करते हैं। अगला अपन यही क्वेश्चन कर रहे थे शायद कि जो संगठन के जो क्वालिटी सर्किल किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो क्वालिटी सर्किल है उसको यूज किस लिए किया जाता है, तो उसको उपयोग किया जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो किया जाता है वो किससे संबंधित होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रबंधन नियंत्रण में। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्वालिटी सर्किल है वो आपका प्रबंधन नियंत्रण के यानी कि मैनेजमेंट को क्या किया, नियंत्रण के लिए, मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए आपका किया जाता है। अगले अपन बात कर लेते हैं कि जो डगलस मैकग्रेगर है, जो डगलस मैकग्रेगर है इसके द्वारा जो आपकी कौन सी थ्योरी दी गई थी, तो आपको मैंने पहले बता दिया कौन सी, एक्स और वाई जो सिद्धांत प्रबंधन का वो दिया गया था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, अगला क्वेश्चन है कि शब्दार्थ विभेद परख स्केल होती है वो किससे संबंधित होती है आपकी। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दो विरोधी अवस्थाओं में चयन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपका शब्दार्थ विभेद परख जो स्केल होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए अपने सामने। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन योजना की विधियों में एवं तकनीकों में सम्मिलित है।
तो जो मानव संसाधन योजना है उसमें कौन कौन सी विधियाँ एवं तकनीकें जो आपकी सम्मिलित की गई है, तो आपकी चयन एवं भर्ती, बिल्कुल आपका राइट है कि चयन और भर्ती है उसमें आपको जो मानव संसाधन योजना में की जाती है। परिवेश सेवा संस्था, गुणवत्तापरक प्रबंधन और निष्पादन मूल्यांकन, तो ये जो आपकी गुणवत्तापरक जो प्रबंधन ये नहीं होता है, बिल्कुल परिवेश सेवा संस्था होती है, सेवा संस्था बोलते हैं इसको। इसके बाद आपका निष्पादन मूल्यांकन होता है। तो ये तीनों आपके क्या हैं, सही हैं। तो ए, बी और डी, यानी कि कौन से में है, इसमें है क्या, ए, बी और डी, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है थोड़े कई पूछ लिए जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि सोपानिक श्रृंखला किसको प्रदर्शित करती है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया किसको, प्राधिकार श्रृंखला होती है उसको क्या कि सोपान श्रृंखला या पदानुक्रम श्रृंखला भी इसको बोलते हैं, ये प्रदर्शित करती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएंगे कई बार। अगला क्वेश्चन तो आपके सामने कि हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कुल कितने सिद्धांतों की पहचान की, मैंने आपको बता दिया था ऊपरी सन 1916 में 14 सिद्धांतों को। अगला एक क्वेश्चन है कि द प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो वो कैसे भी आए घुमा के कि द प्रैक्टिस मैनेजमेंट 1954, या बात कर लेते हैं कि पीटर ड्रकर, या मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव MBO। तो ध्यान रख लेना कि ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई थी किसके द्वारा, तो ये आपकी लिखी गई थी लगभग, इसको ध्यान रखना, पीटर ड्रकर के द्वारा। किसके द्वारा, पीटर ड्रकर। कई बार ऐसे भी लिखाता है पीटर डुकर, कई बार ऐसे लिखाता है पीटर डुकर, कई बार ऐसे लिखाता है ड्रकर। तो ये क्या कि थोड़ा सा लिखा था, लेकिन इस पीटर को ध्यान रख लेना, ये पीटर ड्रकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी कब, सन 1954 में। और इस पुस्तक में इन्होंने एक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था, इसलिए ये पुस्तक पूछी जाती है। और वो सिद्धांत कौन सा था, वो था MBO। कौन सा, MBO। MBO का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। तो ये ध्यान रखना कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव जो सिद्धांत है वो पीटर ड्रकर के द्वारा किस पुस्तक में दिया गया था, तो वो किस पुस्तक में दिया गया आपको, तो वो दिया गया था आपकी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इनका जन्म है वो भी ध्यान रख लेना, कई जगह एक बार पूछा गया जन्म, तो लेकिन वो जन्म आपको याद नहीं रहे तो छोड़ देना। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे दिमाग पे लोड लोगे कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और आपके सामने MBO दिखेगा तो मेरी बातें सारी दिखेंगी, सन 1954, द प्रैक्टिस मैनेजमेंट, पीटर ड्रकर, सारी बातें दिखेंगी। तो इनका जन्म हुआ था सन 1909 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 2005 में। कभी 2005 में। अब 1909 का याद आते मेरे एक पुस्तकालय याद आता है, और उनका जो पुस्तकालय है वो जॉन वॉन न्यूमैन उसके से संबंधित है, या कोई पुस्तकालय में कंप्यूटर से संबंधित है, या किस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से जो आपको सन याद आते ही है 2005 और 2009 याद आ जाए तो आप कमेंट किया करो कि आपको क्या क्या याद आता है। अगला है कि जॉन डूरी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आया है, इसमें कोई किससे संबंधित नहीं है, यानी कि संबंध किससे है, इस किस्से को काट लेना। लेकिन कई बार आप पूछोगे सर जॉन डूरी तो हमने नाम ही पहली बार सुना है, तो ये नाम ऐसे ऐसे हैं कि कई बार तो आता है ड्रूरी, क्या नाम आता है, जॉन ड्रूरी, या कई बार आता है कि FW ड्रूरी, सॉरी FW ड्रूरी। तो ये ध्यान रखना कि F ड्रूरी के द्वारा एक पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया गया था कब, सन 1930 में। अब आप बोलते हो सर सन याद कैसे रहती है, सन याद इस नाम से रह जाती है मेरे, कि सन 1930, 1978, 1907, 1995 सारी बिल्कुल ऐसे रहती हैं। तो जॉन ड्रूरी या FW ड्रूरी या जॉन डूरी के का संबंध किससे है, तो वो आपका किससे संबंधित है, तो वो आपका है बुक सिलेक्शन से। किससे, इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, बुक सिलेक्शन से, बुक सिलेक्शन से संबंधित है। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया सन 1930 में, और इनके द्वारा द पुस्तक सिलेक्शन, यानी कि बुक सिलेक्शन, पुस्तक सिलेक्शन का नाम आ रहा है, बुक सिलेक्शन जो नाम की पुस्तक है वो भी इसकी लिखी गई थी। तो बुक सिलेक्शन नाम की पुस्तक भी किनके द्वारा लिखी गई थी, FW ड्रूरी, जॉन ड्रूरी के द्वारा सन 1930 में। सिद्धांत कौन सा था, तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सही समय पर, सही समय पर, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना, सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना किसका सिद्धांत है, जॉन ड्रूरी यानी कि FW ड्रूरी के द्वारा। इसका अगला अपन क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला देखो, अब आप बोलोगे सर मैं तो पढ़ के गया कार्डेक्स, रेमिंगटन, रेंड 1848 सर 1948 सर, लेकिन आ क्या गया, तो ध्यान रखना कि कार्डेक्स इस प्रणाली को रखने के लिए विकसित किया गया था। तो जो कार्डेक्स प्रणाली थी जिसका विकास किसने किया था, रेमिंगटन रेड ने। किसने किया था, रेमिंगटन रेड ने, रेमिंगटन रेड ने किया था। और ये किससे संबंधित होती है आपकी, तो आपकी होती है पीरियडिकल्स का रिकॉर्ड होता है, जो पत्र पत्रिकाएं होती है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कार्डेक्स
जो पद्धति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो त्रिपत्रक होती है उसका भी कार्डेक्स जो पत्रिकाएं होती हैं, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना रे, जो कार्डेक्स और जो ध्यान रखना जो कार्डेक्स और त्रिपत्रक, जो कार्डेक्स और त्रिपत्रक होती हैं वो तो पीरियोडिकल से संबंधित होते हैं, लेकिन जो निवारक और एक और कौन सी बच गई वो ध्यान रखना, निवारक और ब्राउन्य होती हैं, वो किससे संबंधित होती हैं? दोनों पुस्तकों से संबंधित हैं, कि बुक से संबंधित होते हैं, और ये पीरियोडिकल से संबंधित होती हैं, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित। क्योंकि ध्यान रखना बुक का रिकॉर्ड में आपको ध्यान पड़ेगा तो गलत कर दो कि बुक का रिकॉर्ड आपका निवारक प्लस ब्राउन्य हो जाएंगी, और त्रिपत्रक और आपकी कार्डेक्स जो पद्धति है वो आपकी पीरियोडिकल से संबंधित होती है। अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि पीटर पायर कितने क्वेश्चन डाल दिए, टीम को बोलते हैं 2 डाल देना। बजट के निर्माण से तो शून्य आधारित बजट प्रणाली बिल्कुल धन भी नहीं होगा, शून्य आधारित ये लाइन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन में स्पिरिट डे क्रॉप का अर्थ होता है, तो स्पिरिट डे क्रॉप का अर्थ क्या होता है इसमें? तो इसका ध्यान रखना भाई, सामूहिक कार्य। कई जगह आपको सामूहिक कार्य मिल जाएगा देखने को, कई जगह आपको मिल जाएगा सामूहिक भावना, और कई जगह मिल जाएगा समूह भावना, कई जगह क्या मिलेगा? समूह भावना। तो स्पिरिट डे क्रॉप है वो क्या हो जाएगा? एक प्रबंधन का लास्ट वाला यानी कि सबसे लास्ट वाला सिद्धांत है, और इसका सिद्धांत का मतलब क्या है कि समूह भावना यानी कि सामूहिक एक साथ, सीधी बात यह है कि एक साथ क्या करना? प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन को बनाए रखने के लिए क्या है कि मैनेजमेंट को सही संतुलन करने के लिए एक साथ क्या करना? सभी को कार्य करना। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक कौन है? तो यानी कि द साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक बार बार थोड़ी बताएंगे आपको, एफ.डब्ल्यू. टेलर। द साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। कब? सन 1911 में। और एक पुस्तक और है द शॉप मैनेजमेंट, द शॉप मैनेजमेंट नाम की पुस्तक वो लिखी गई थी 1905 में, किसके द्वारा? एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। और साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखी गई थी सन 1911 में एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा ही। अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि स्पेशल जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको फंड कहाँ से प्राप्त होता है? जो स्पेशल यानी कि विशेष पुस्तकालय होते हैं उनको फंड कहाँ से प्राप्त होता है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इसलिए डलवाया। तो उनकी जो पैतृक संगठन होता है उनको इससे क्या होता है कि धन प्राप्त होता है। पुस्तकालय उपस्कर है वो आपके सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित होता है, किससे? सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित होता है। और पुस्तकालय फीस होती है वो फीस से संबंधित आपकी किस में ली जाती है? शैक्षणिक पुस्तकालयों में ली जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया कि पुस्तकालय लाइब्रेरी यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी का आय का मुख्य स्रोत है, तो मैंने आपको बता दिया पब्लिक लाइब्रेरी आपकी कौन सी हो जाएगी? पुस्तकालय उपस्कर हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला कौन सा कि सिस्टम थ्योरी किस के प्रयासों की वजह से विकसित हुई? देखो यहाँ पे बीच में देश भी नहीं दिया, किसके प्रयासों से विकसित हुई थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो वेन रतलय के द्वारा जो आपकी सिस्टम थ्योरी है वो विकसित हुई थी। अगला है कि स्क्रॉलर चेन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ का अर्थ क्या है? तो स्क्रॉलर चेन का संबंध किससे संबंधित है? वह ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि स्क्रॉलर चेन क्या होती है पुस्तकालय में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी ऊपर से नीचे तक जो लाइन होती है वो आपकी क्या कहलाती है? स्क्रॉलर चेन। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि यूनिटी ऑफ कमांड का संबंध किससे है? ऑप्शन देखना इसमें कैसे लगता है आपको कि कैसे ऑप्शन होंगे? यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ किससे संबंधित है? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आप चेप दोगे कि मैनेजमेंट कमांड से संबंधित होता है, यानी कि मैनेजमेंट के जो 14 सिद्धांत है उनमें क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड एक सिद्धांत है। क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में बताया है वो 14 सिद्धांत सारे, एक बार तो रट लेना भाई उन 14 को, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 100% आएगा मैनेजमेंट के उन 14 सिद्धांतों में से। और जो अन्य सिद्धांत मैंने आपको बताए थे कि XY थ्योरी, Z थ्योरी, TQM, MBO और इसके द्वारा शॉर्ट या 2 फैक्टर थ्योरी, इनमें से एक तो पूछेगा, एक तो 100% पूछेगा इन सिद्धांतों में से। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि लिंकेट का संबंध किससे संबंधित है? तो जो आपका ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा स्टाइल ऑफ लीडरशिप से संबंधित होता है लिंकेट। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आप 2 चीज़ें हमेशा पढ़ के जाते हो और 2 चीज़ें आपकी हमेशा पूछी जाती है। क्योंकि आप कभी कभी सुनते हो सर CPM, और कभी कभी सुनते हो आप PERT यानी कि योजना, कार्यक्रम और नियंत्रण। ये चरण आपके किसके होते हैं? तो ये आपके चरण किसके होते हैं? तो इस सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये चरण होते हैं आपके किसके? PERT। अब आप बोलते हो सर हमें कोई पढ़ाता ही नहीं, ये दोनों टॉपिक सर हमारे दे रखे हैं, क्वेश्चन तो दोनों में से आएगा, CPM और PERT से। कैसे आएगा बता देता हूँ। ये क्या है? ये आपकी है एक प्रणाली विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रणाली विश्लेषण।
प्रणाली विश्लेषण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीईआरटी, यानी कि पीईआरटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू तकनीक, यानी कि प्रोग्राम रिव्यू तकनीक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू तकनीक है जो कब बनाई गई थी और कहाँ पे इसका प्रयोग किया गया? तो यूएस से नेवी में इसका प्रयोग किया गया था। कब? सन 1957-58 में। कब? सन 1957-58 में इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। अब आप बोलोगे सर कई जगह हमें, और इसमें ये क्या होते हैं? विभिन्न चरण होते हैं, इन चरणों को ध्यान रखना। अब आप बोलते हो सर हम कई बार सीपीएम भी देखते हैं। क्या देखते हो? कई बार सीपीएम। देखो आजकल आप सोचोगे कि सर हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो आपको पता है कि किसी कारणवश घर पे गए थे, वहाँ पे शादी समारोह का माहौल था, तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी आपको पता है कि बीच में भी खांसी आ रही है बोलने में, तो क्या है कि थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं डाले हैं। पीडीएफ आपको दे रखी है, पीडीएफ आप पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल। और इसके अलावा जो और बच्चे में तो पीडीएफ ले सकते हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ, इसी वजह से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। सीपीएम क्या होती है? तो एक प्रैक्टिकल पाथ मेथड, ये एक मेथड होता है किससे संबंधित? प्रोजेक्ट प्रबंधन तकनीक। ये आपकी प्रोजेक्ट प्रबंधन तकनीक से संबंधित होती है सीपीएम, यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड। और इसको किसने बनाया था? वो दोनों व्यक्तियों का ध्यान रखना, नाम है केली व वोकर। केली व वोकर नाम के दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा रेमिंगटन एंड कंपनी में बनाया गया था। कब? सन 1950 में। कब बनाया गया था? सन 1950 में। एक ड्यू पॉइंट कंपनी का नाम भी पूछ लेता है कई बार, यानी कि ड्यू पॉइंट कंपनी। तो ड्यू पॉइंट कंपनी का भी आपको नाम ध्यान रखना है। ड्यू पॉइंट कंपनी एंड रेमिंगटन एंड कंपनी में इसको बनाया गया था। कब? सन 1950 में, केली और वोकर के द्वारा। ये क्या है? एक प्रोजेक्ट प्रबंधन तकनीक है। एक क्वेश्चन आएगा भाई, सिलेबस में दे रखा, ध्यान रखना। अगला है कि सर्कुलर सेक्शन में चार्ज का अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो सर्कुलर सेक्शन होता है, उस सर्कुलर सेक्शन में कई जगह चार्ज का अर्थ क्या होता है? तो चार्ज का अर्थ आपका क्या होता है, इसको ध्यान रखना। चार्ज में जारी की गई पुस्तकें। अगला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सारे पढ़ना पहले। जारी की गई पुस्तकें, खोई हुई पुस्तकों का प्रतिष्ठापन, या तकनीकी कार्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जारी की गई पुस्तकें होती हैं, वो आपको सर्कुलर सेक्शन में चार्ज के नाम का अर्थ दर्शाती हैं। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको कि प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन का फोकस होता है, यानी कि इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट का जो फोकस होता है मैंने, वो किस पे होता है? तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? एक्शन। कौन सा हो जाएगा? एक्शन। यानी कि सेफ्टी पे भी नहीं होता, रिकॉर्ड पे भी नहीं होता और रूल पे भी नहीं होता, वो किस पे होता है? आपका एक्शन पे होता है, यानी कि मानव प्रबंधन सिद्धांत का मेन फोकस। अगला कौन सा है? अगला कौन सा कि डॉक्टर एस.आर. नाथन के द्वारा जो 3 कार्डियक सिस्टम किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया भी था आपको, यहाँ पे आ भी गए। आपको जहाँ पे पीरियोडिकल्स दिखे उसको कर देना, मेंटेनेंस ऑफ पीरियोडिकल्स। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीरियोडिकल से संबंधित होती है डॉक्टर एस.आर. नाथन की जो 3 पत्रक प्रणाली है। कब बनाई गई थी? सन 1930 में। ये ध्यान रखना, क्योंकि 1930 का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसको 3 कार्ड और कार्डेक्स को दोनों को ध्यान में रखना है। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि टिक्योम की अवधारणा की विचारक के आसपास केंद्रित है। तो जो टिक्योम की अवधारणा है वो किससे संबंधित है? आपकी किससे संबंधित होती है? तो उसका हो जाएगा क्वालिटी सर्किल से संबंधित आपकी होती है। क्वालिटी से संबंधित आपकी जो टिक्योम अवधारणा है वो होती है। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में पुस्तकालयों को विभिन्न कार्यों के मानकीकरण के लिए एक प्रमुख संस्थान है। तो मैंने आपको कल परसों शॉर्टकट में बताया भी था कि जो मानकीकरण संस्थान है वो कौन सा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। इसकी स्थापना कब की गई? आप कमेंट करके बताओगे। अभी आपको देखो मेरा थोड़ा सा गला भी दुखने लग गया, लगभग 40 मिनट हो गए हैं बोलते बोलते। तो आगे की क्वेश्चन है अपन कल कर लेंगे। चलो थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। लेकिन ये देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे ना तो मेरिट ऐसे देखना नीचे आ जाएगी एक झटके में। पुस्तकालय के अनुरक्षण विभाग, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि पुस्तकालय के अनुरक्षण विभाग में निम्न में से कौन सी गाइडों का उपयोग किया जाता है? तो गैंगवे गाइड का उपयोग बिल्कुल किया जाता है, मैंने पहले वीडियो में बताया है। सेल्फ गाइड का बिल्कुल किया जाता है। टायर गाइड का बिल्कुल किया जाता है। यूजर गाइड का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। यूजर गाइड का प्रयोग है वो आपका किस में किया जाता है? तो वो आदान प्रदान विभाग में। इसको ध्यान रखना है। ये कौन सा बोल रहा है? अनुरक्षण विभाग। तो इसमें बिल्कुल तीनों गाइड है उनका प्रयोग किया जाता है। तो तीनों गाइडें कौन सी में दे रखी है? A, B, C। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 में आपका बी वाला यानी कि 2 वाला राइट है आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रंथालय, यानी कि देखो इसमें बीच में स्पेस है, ग्रंथालय के नए भवन को प्रोजेक्ट की योजना बना रहा होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधियां योजना के जटिल एवं दीर्घकालीन प्रोजेक्ट को नियंत्रण करती हैं? तो जो आपकी कौन सी प्रोजेक्ट नियंत्रण करती हैं? तो मैंने आपको बताई थी एक तकनीक, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? बिल्कुल ये जो आपकी पीआरटी हो जाएगी। टिक्योम नहीं करती है क्योंकि मैनेजमेंट से संबंधित है। इसके बाद अपनी एक कौन सी हो जाएगी? कोम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। एमबीओ भी नहीं करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। तो इसको ध्यान रख लेना। अगला
अगला कौन सा है कि निम्न में से कौन सा टिक्यूम टूल है। निम्न में से कौन सा है कि टिक्यूम टूल है, तो टिक्यूम टूल आपका फिश बोन होता है, बिल्कुल, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और रन चार्ट। तो इसमें जो आपका पाई चार्ट है वो आपका टिक्यूम टूल नहीं है, बाकी सारे क्या आपके टिक्यूम टूल हैं। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो एपीआई में जो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो भाषा है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है कि ग्राफिक प्रयोक्ता इंटरफेस में आपका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपना लेवल का है कि अभिप्रेरणा को प्रेषित करने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों अथवा चिन्हों का उपयोग का परिणाम है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या है, पहले तो इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो कुशलता, यथार्थ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो पदाधिक्य होता है, दोष होता है, वो किससे संबंधित होता है आपका, यानी कि लगभग जो आपकी आवश्यकता या शब्दों से संबंधित होता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो प्रोग्रामिंग की जो अवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित कीजिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन हो जाएगा, पहले हो जाएगा प्रोग्राम डिजाइन। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, डिजाइन। डिजाइन के बाद क्या होता है, कोड। डिजाइन के बाद क्या होता है कि प्रोग्राम कोड होता है, और प्रोग्राम कोड के बाद आपका क्या होता है, परीक्षण। परीक्षण के बाद आपका प्रलेखन, यानी कि क्या होता है, प्रलेखन। तो प्रलेखन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, डी। डी में कौन सा है, तो पहले इनमें दो तो आएंगे नहीं है, डी में इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद कौन सा, ए। तो इसमें ए आ जाएगा, इसमें सी और बी। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका दूसरा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू डाले जाते हैं। आगे के जो क्वेश्चन बच गए तो उनका जो हम आपके सामने कंटिन्यू है वो प्रोसेस चलती रहेगी। जो पीडीएफ है वो साथ साथ पढ़ते रहें, और जो टाइम कम बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करने की कोशिश करें। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कहाँ से, सबसे पहला ऑप्शन तो आपको कहाँ से जुड़े हुए हैं, दूसरा आपसे ये बात है कि कौन से ज़िले से जुड़े हुए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। जो मैं वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ वो आप कमेंट करके बताते रहें। साथ साथ आगे किसी भी प्रकार की कोई सूचना होगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और किसी भी प्रकार के जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं, लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पे लगभग 300 वीडियो अपलोड किए गए हैं जो पहले की भर्तियों से संबंधित, उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी का सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। तो अपन आप कल के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना दोस्त राकेश।